हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब में। दोस्तों, अभी जब एग्ज़ाम की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही जद्दोजहद से कर रहे हैं, तो क्यों मेरा ये मन था कि क्यों ना हम आपके इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, आपके लिए जो सिरदर्द बन चुका है ये फिजिक्स जैसा पेपर, उसके लिए हम कुछ सिंपल चीज़ें, कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, जो ये प्रोबेबिलिटी देता हो कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसी कड़ी में हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, वो पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर वहां पर देखें। और आज के जो लेक्चर में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों हमारे साथ जर्नी शुरू करने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी है और हर साल लगभग लगभग हर साल, इस साल को छोड़कर अगर आप देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस चैनल पर आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाएंगे, और आप जब एग्जाम देकर वापस लौटेंगे और हमारे पूरे सीरीज को, जो पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक अगर आप कंप्लीट अच्छे से करके गए और जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे एग्जाम हॉल से, तो आपको इस बात पे ये खुशी महसूस होगी कि हम सही चैनल पे गए और हमने वहां पर जो सीखा, जो क्वेश्चन करा, वही चीज एग्जाम में आया है। ये बाद में आप हमें थैंक्स जरूर बोलेंगे मन में। चलिए, ये पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए क्या बोला, अगर आप इसके नाम को देखेंगे तो ये नाम 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला इक्वी, दूसरा पोटेंशियल। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला क्या, इक्वी प्लस पोटेंशियल। देखिए, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है। क्या है ये, पोटेंशियल तो पोटेंशियल है। तो और सरफेस साथ में लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, यहाँ पर सरफेस लगा दीजिए। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि वैसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह इक्वल हो, वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर ना दोस्तों, क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वैसा सरफेस जहां पर पूरे सरफेस पर, ऑल ओवर द सरफेस, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, उसी सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपसे पूछे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होगा, अगर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पॉइंट पर मान लीजिए पोटेंशियल V1 है, और इस B पॉइंट पर मान लीजिए पोटेंशियल V2 है, और इस दोनों का क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो आपको ये बात पता है कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, मतलब इस सरफेस पर जितना भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 0, इक्वल होगा। ठीक है, तो दो इक्वल चीजों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी क्या। तो आपका ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता, वैसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह बराबर हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न भी आपको 2 नंबर का है। क्वेश्चन आपसे बोला कि रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए किस किस के बीच में
तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में अगर रिलेशन अगर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, इसका मतलब यही चीज हमको फाइंड करना है, और यही चीज आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको ये देखकर आइडिया लग गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर इंटीग्रेशन ई डी आर होता है। तो ये दोनों चीजें जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना है। अब अगर यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी। मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q है। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q है, ये कहां पर रख दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कितनी r डिस्टेंस पे मान लेते हैं इसको हमने रख दिया, और एक और चार्ज हमने लाया। नाउ फिर से हमने एक चार्ज Q डैश को लाया और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इस Q डैश के आने की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाइड होगा, है ना। इस पर कौन सा, एक फोर्स अप्लाइड होगा। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है तो उस फोर्स की क्या वैल्यू होती है। तो हमने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर आपने नहीं देखा इन चीजों को तो आप जरूर जाकर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या, चार्ज है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर मान लीजिए कि इस Q डैश पर फोर्स लगा। इस Q डैश पर फोर्स लगने की वजह से ऑलरेडी ये Q से R डिस्टेंस पे है। मान लीजिए कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं कि डी आर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम कितना लिखेंगे, आर तो ऑलरेडी था, तो ये कितना हो गया, डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, ये चीज है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये कितनी बहुत सिंपल है, डी आर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आप इस चार्ज से यहाँ के डिस्टेंस देखेंगे तो आर प्लस डी आर हो गया। अब इस पर जो फोर्स लगा वो कितना, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया था ये F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो जो फोर्स लगा वो कितना हम लिखेंगे, क्यू ई, है ना, क्यू ई। और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगने की वजह से मान लीजिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उस फोर्स जो लगा इस पर, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसने कितना चार्ज, कितना वर्क डन किया। ठीक है, वर्क डन इसका कितना हो गया, तो कितना हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही छोटा था, कितना, डी आर डिस्प्लेसमेंट था, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी वेरी स्मॉल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर, डी डब्ल्यू वेरी स्मॉल। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, तो डी डब्ल्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर क्यू ई इंटू डी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल, और हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला एक ये भी होता है क्या, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यूनिट चार्ज को जितना इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन हुआ, दैट इज द इन्फिनिटी से लाने में जो ये हो गया वो क्या गलत। और एक चीज और होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्या, कि वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं WC, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर ना। तो अगर हमसे पोटेंशियल की वैल्यू पूछा तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू लिख सकते हैं। और क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, दिस क्यू इट वर्क डन इनटू डी आर और डिवाइडेड बाय क्यू।
इस Q से ये Q कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास क्या बचा, ये देखिए ये वैल्यू आपका क्या था अगर आप देखें यहां पर ये W क्या है, वेरी स्मॉल है, ये W स्मॉल है, तो क्या एक बात बताए हमें, तो ये पोटेंशियल भी वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल जरूर होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, तो क्या हो जाएगा ई डी आर, तो देयर फोर ई बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस dv बाय डी आर। यही तो पूछा था कि रिलेशन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, जो चीजें हमने आपको यहां पर बताई थी। E बराबर माइनस dv बाई डी आर, या इसी को अगर हम लिखना चाहे तो V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर। यहाँ पर E इंटेंसिटी होगा और V क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो ये आपके जो पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। आप ये सारी चीजें थी हमको बताने के लिए, हमने हर चीज एक्सप्लेन करा, आपको बस यहाँ से रिसीव करना है और यहाँ से सीधे खत्म करके उसको कंप्लीट कर देना है। 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। इन जैसे भी ये प्रूफ करने वाली जो चीजें होंगी उसको आप बार बार जरूर प्रैक्टिस करें, चीजें अपने आप माइंड में फिट हो जाती है अगर आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप में परफेक्शन आएगा और परफेक्शन ही आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये आपसे पूछा कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। या आपसे ये भी ऐसा पूछ सकता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए कैपेसिटर आपको ये पता होगा कि कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है ना। कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। तो अगर आप इसका सिंपल चीजें देखें तो कैपेसिटेंस बराबर होता है, क्या होता है, C बराबर होता है Q बाई V। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C फॉर कैपेसिटेंस, Q फॉर चार्ज और V फॉर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो दिस कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, हम ऐसे बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। क्लियर ना, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए इसके पोटेंशियल को क्या करने में, 1 करने में, वही तो ये क्या C के बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही V बराबर 1 हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ C के बराबर नहीं होगा, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा कैपेसिटेंस को अगर हम आप देखें यहाँ पर तो इसका SI यूनिट होता है, क्या होता है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फेराड होता है। क्या बोलते हैं इसको, फेराड, FARAD, फेराड। फेराड को भी हम लोग देखते हैं, इसको कैपिटल में लिखा रहता है, कैपिटल F में लिखा रहता है। अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे कैपेसिटर का, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, कि जो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उन सीरीज और पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो वहां पर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू लिखी होती है, तो आप वहां पर 2F 3F 4F देखते हैं। तो F क्या है, दैट इज द फेराड। आप अगर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्या, कूलम्ब पर वोल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि C बराबर क्या होता है, कूलम्ब, C Q फॉर चार्ज, और चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, और Q V फॉर वोल्टेज, तो वोल्टेज का SI यूनिट वोल्ट होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कूलम्ब पर वोल्ट, या इसका SI यूनिट अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो फेराड होता है, ठीक है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप इसको अच्छे से रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या बोला कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, उसको इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, या कौन कौन से, हिंदी में बोले तो कारक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोला कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या फैक्टर, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछे, तो 2 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो 2 पॉइंट में आपको दोनों नंबर मिल जाने चाहिए, ठीक है, और मिलेंगे भी। देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उसका आंसर अपने मन में याद करना शुरू करें, और आप सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, हमें याद है कि नहीं।
क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बहुत नजदीक है और आपने पूरी साल जो अच्छे से पढ़ाई की है, या अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है, कुछ बच्चे मन ही मन हंस रहे होंगे, अरे सर हम तो अच्छे से पढ़ाई कहाँ करें। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं करें तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी उस लेवल तक कर देंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि इतने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जगेगा, और कॉन्फिडेंस एक बार जग गया तो कहते हैं ना कि कॉमन मैन एक सोता हुआ शेर है, उसको जगाइए नहीं, तो वो सेम कहानी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स है, तो पहला जो फैक्टर्स है वो सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, पहला जो फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट कर सकता है किसको, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को, तो फर्स्ट वन इज ए सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटर। सरफेस एरिया की वजह से ऐसा, सर सरफेस एरिया, अगर मान लीजिए कि सरफेस एरिया की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, एरिया की वैल्यू बढ़ गई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, है ना। अगर एरिया चेंज हो रहा, क्योंकि अगर मान लीजिए जो सर है वो चीजें चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। अगर एरिया बढ़ गया तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, मतलब कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ एरिया के बढ़ने से जो पोटेंशियल की वैल्यू है, क्या है पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ने का रीजन क्या, पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि C बराबर जस्ट अभी हमने देखा Q बाई V होता, V की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो C ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। अगर एक कांस्टेंट चार्ज हो, क्या हो, अगर एक कांस्टेंट क्या हो, चार्ज हो, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट चार्ज हो तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। दूसरा, अगर हम आपसे फैक्टर पूछे, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम 2 लिखे, 3-4 लिखना सही नहीं है। अब दो पॉइंट लिखे, बहुत सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सराउंडिंग्स मीडियम, क्योंकि दूसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे एक्स्ट्रा भी तो आपका वो टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। सराउंडिंग्स मीडियम, सराउंडिंग्स मीडियम में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जिस मीडियम में कोई कंडक्टर है रखा हुआ या कैपेसिटर रखा हुआ है, तो वो मीडियम अगर बदल गई, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अलग अलग चीजें आ गई, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने की वजह से या कुछ अलग मीडियम आने की वजह से उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या ये भी तो एक फैक्टर है, कौन सा, मीडियम भी तो एक फैक्टर है। तो अगर मान क्योंकि यहां पर भी अगर हम मान के चलते हैं कि चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज को हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं, तो भी यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगी, जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की चेंज हो जाएगी। तो 2 फैक्टर याद रखना दोस्तों। पहला कि ये जो फैक्टर है सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू घट जाती है। दूसरा क्या है, सराउंडिंग्स मीडियम, अगर मीडियम की वजह से भी चीजें बदल जाती है, क्योंकि अगर मीडियम में अलग अलग मीडियम में जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो C की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी। तो चलिए ये सारी चीजें, जो C क्या है, नॉट चार्ज, दिस इज द कैपेसिटर। अब ये 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से 2 मार्क्स के, दावे के साथ कहते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। और ये लिख लीजिए, मेरी बात को आप लिख के रख लीजिए पॉकेट में, और जब एग्जाम देकर वापस निकलेंगे तो जरूर इस नोट को जरूर पढ़िएगा कि हमने आपको क्या बताया था और एग्जाम में क्या पूछा गया है। फिर हमें जरूर कमेंट करके आप बताएंगे और याद करेंगे, बाद में धन्यवाद भी करेंगे अगर आपने अच्छा कर लिया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। अभी तक आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखा, 2 मार्क्स में 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसके सारे डिस्क्रिप्टिव चीजों को देखा, और वहां पर जहां जहां पर चीजें मैंने बताई कि ऑब्जेक्टिव में आता है, उस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये मेरी उम्मीद है, और मैं आशा भी ऐसा करता हूं कि आप जरूर करेंगे, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। चलिए अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोला कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। किस चीज का? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहले देखिए होता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यह एक दो प्लेट का मिलकर बना होता, दो प्लेट से मिलकर बना होता। और कैसा दो प्लेट? इस तरह से दो पैरेलली एक दूसरे के ऐसे रखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है और ये इस तरह से रहता है, ऐसा एक प्लेट और एक प्लेट, ये पैरेलल प्लेट। अगर आप ऐसे देखेंगे ये आपको फ्रंट व्यू को लाइन दिख रहा होगा। हमने थोड़ा सा तिरछा बनाया ताकि आप इसको 3D व्यू में देख सके। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, मान लीजिए ये A है और दोनों जो कितनी दूरी पर रखे हुए, D डिस्टेंस पर रखे हुए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम फ्रंट व्यू बनाए, ये साइड व्यू आपके सामने ये है, अगर हम फ्रंट व्यू बनाए तो ये ऐसा प्लेट दिखेगा। क्योंकि जैसे आप देखिए ये साइड व्यू में आपको ये कैसा दिख रहा है, ये प्लेट की तरह दिख रहा। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रंट व्यू देखें यहाँ पर तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो वही एक स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखा रहा? दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी पे से कनेक्ट करने की वजह से इस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया इस दोनों प्लेट पर, है ना। तो दोनों प्लेट पर चार्ज आ गया। तो एक बात बताइए कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस। क्या निकालना? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पर चार्ज कितना आया? क्यों? कितनी दूरी पर है? ये D डिस्टेंस पे रखा हुआ। कितनी डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो D डिस्टेंस पे अगर ये दो प्लेट्स रखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या होगा? तो एक बात बताइए, इनके बीच में अगर हम आपसे इंटेंसिटी पूछे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? तो एक प्लेट, ये एक इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सिग्मा बाय 2E एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा क्या है? यहाँ पर देखिए ये है सरफेस चार्ज और इसकी जो वैल्यू होती है Q बाय मतलब चार्ज बाय एरिया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या कभी कभी ये चीजें 2 मार्क्स में पूछता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता? तो चार्ज बाय एरिया होता है, ठीक है। आप दोनों प्लेट की वजह से लिख सकते हैं। तो ई नेट कितना हो जाएगा? दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा दोनों का एलसीएम लीजिए और कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट और 2 तो कट जाएगा, नीचे 2 ऊपर भी 1 प्लस 1 2 सिग्मा, तो 2 कट जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट की वजह से, ठीक है। क्लियर? चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिट चार्ज Q रख दिए, जो कि यूनिट चार्ज Q की वैल्यू 1। एक कोई यूनिट चार्ज रख दिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स बराबर Q। अभी जस्ट हमने बताया कि फोर्स की जो वैल्यू होती है QE के बराबर होती है। तो Q क्या है? यहाँ पर 1 है और E की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन। तो फोर्स कितना लगा इस दोनों के बीच में? सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन नॉट फोर्स लगा। क्लियर ना? अब हमें क्या चाहिए? हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए और कैपेसिटेंस में हमारा क्या फॉर्मूला होता है? C बराबर Q बाई V, है ना। तो Q तो हमें पता चल गया चार्ज, Q चार्ज है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया V कितना होगा इस दोनों प्लेट की वजह से। ये जो अप्लाई किए ये वाला वोल्टेज होगा नहीं, इस दोनों प्लेट पर कितना पोटेंशियल होगा? तो देखिए इस फोर्स के, अच्छा पोटेंशियल बराबर क्या होता है? स्टार्टिंग में इस वीडियो में भी हमने बताया है कि क्या V बराबर क्या होता? W बाई क्यू। W बाई क्यू मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या? पोटेंशियल बोलते हैं।
तो क्या अगर मान लीजिए ये यूनिट चार्ज है, क्योंकि ये यूनिट चार्ज ही यहाँ पर हमने रखा, तो क्या पोटेंशियल बराबर W वर्क डन के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पोटेंशियल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? W, और W क्या है यहाँ पर? वर्क डन। ये W क्या है? दिस इज द वर्क डन। और वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर फोर्स लगा कितना, और दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? D। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू ये सिग्मा बाय ई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई किसकी होगी? V की वैल्यू हो गई। लेकिन हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता? Q बाय V। तो C बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? Q बाय V। Q तो Q है, V की जगह पे हम ये लिख सकते हैं सिग्मा बाय डी इंटू ई एप्सिलॉन नॉट। ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? Q इंटू ई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय डी। और सिग्मा बराबर क्या होता है? अभी जस्ट हमने देखा सरफेस चार्ज एरिया Q बाय ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू ई एप्सिलॉन नॉट बाय क्या? Q बाय एरिया इंटू डी। ये Q से Q कैंसिल हो गया, फिर D बाय ए कहा जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द कैपेसिटेंस। जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है। क्या पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक्सप्रेशन कौन सा है? तो कौन सा? C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए क्या हमने स्टार्टिंग में बताया? प्लेट का सरफेस एरिया, और डी क्या? दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ई एप्सिलॉन नॉट क्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको डिस्कस करा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, चीजों को आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप चले। आप एक बार देखेंगे तो नहीं याद होगा, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे। कैसे? क्या ये देख देख के एक बार वीडियो देखा नहीं समझ में आया, दूसरे बार ट्राई करें। और सबसे बड़ी चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। आप जो है इस चीजों को नोट करें। और अगर आपको इस वीडियो के पूरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर 8510994774 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग सकते हैं। हम आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न की तरफ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसके बाद कितना वैल्यू होता है। उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बेस्ड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, उस पर बेस्ड 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से समझ लीजिए कि ये आउट ही क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको इस बात का रियलाइज जरूर होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कि ये इससे पूछे जाते हैं कि नहीं है। आप अगर हमारी बातों का भरोसा नहीं है तो आप जरूर जाकर प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होगा ही, तो उसको पलटे और फिर आपको इस बात का खुद रियलाइज हो जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए अगर कंबाइंड होता है कैपेसिटर तो 2 तरीके से होता। पहला होता सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में क्या होता कि अगर मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है और फिर दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा कैपेसिटर है, तो देखिए अगर तीनों अलग अलग रखा हुआ, जिसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, C2 है और C3 है। अगर मान लीजिए इस कैपेसिटर का एक प्लेट इस वाले कैपेसिटर के
दूसरे पहले वाले प्लेट से कनेक्ट हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर दूसरा देखिए, इसका दूसरा प्लेट इस वाले के पहले से कनेक्ट है तो हम सीरीज में इसको बोलते हैं। और अगर हम सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करें, क्या करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करें तो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां पर आकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखिए कंफ्यूजन इसलिए यहां पर होता है क्योंकि अगर आप रेसिस्टर पढ़ेंगे और उस रेसिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपने 10th में या अगर इस चैप्टर के 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम उसको सबको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/2। एक मिस्टेक आप यहाँ पर कंफ्यूजन की वजह से कर देते हैं। दूसरा मिस्टेक आप कहाँ करते हैं, ये चीजों को देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक आपसे हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो है ये जो कमिटमेंट छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं, कमिट करते हैं, वो चीजें वहां पर नहीं करें आप। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि इस C1 की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोफेराड हम मान लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम 3 माइक्रोफेराड मान लेते हैं और इसकी वैल्यू को 1 माइक्रोफेराड मान लेते हैं। मान लीजिए ये तीनों जो कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफेराड प्लस 1/3 माइक्रोफेराड प्लस 1/1 माइक्रोफेराड, ऐसे हम लिखेंगे। इस फिर तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 माइक्रोफेराड। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 का, तो 6 माइक्रोफेराड। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड प्लस 6 माइक्रोफेराड, दिस इज द 1/C इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 11, तो 11/6 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ठीक है। और 1/C इक्विवेलेंट यहाँ पर। लेकिन बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है तो ये 1/6 अगर कहीं पर दिखा वो सही टिक लगा गया तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी 11/6 वैल्यू आपकी 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, ओनली इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट चाहिए। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6/11 माइक्रोफेराड। और ये आपका आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने आपको बताया। अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर पैरेलल में हो, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर यहां हो, दूसरा कैपेसिटर यहां है, तीसरा कैपेसिटर यहां है। अब ये तीनों कैपेसिटर का देखिए, फर्स्ट प्लेट फर्स्ट प्लेट फर्स्ट प्लेट, इस तीनों कैपेसिटर का C1 C2 और C3 इसका कैपेसिटेंस है। तो अगर तीनों प्लेट का कनेक्शन एक जगह हो और फिर इस तीनों प्लेट का कनेक्शन भी एक जगह हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस C1 की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 3 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड है, तो इस टोटल कॉम्बिनेशन जो कि पैरेलल में है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर देना है। तो 3 माइक्रोफेराड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड और यहाँ पर प्लस हो जाएगा
2 माइक्रोफेराड, तो 639 टू जा 11 माइक्रोफेराड आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना सी इक्विवेलेंट। लेकिन बच्चे ये अलग अलग पूछते नहीं है, ये कंबाइंड कर देते हैं, सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों के कनेक्शन को। तो देखिए याद रखिए कि जब एक प्लेट किसी और के साथ और दूसरा प्लेट किसी और के साथ कनेक्शन हो तो वो वैसा कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए इसका प्लेट किसी और के साथ इधर कनेक्ट है, इसका दूसरा प्लेट फिर किसी और के साथ कनेक्शन है, और फिर ये देखिए इसको अगर आप यहाँ पर देखिएगा ये किसी और के साथ, ये फिर किसी और के साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका प्लेट और इसका फर्स्ट वाला प्लेट एक ही जगह सबका कनेक्शन है, और यहाँ पर दूसरा प्लेट भी सबका एक ही जगह कनेक्शन है। तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। कि आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। और अगर आप देखेंगे तो इसका क्वेश्चन बैंक पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में, आप जरूर जाए वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करें। पूरी गारंटी है कि आपसे बनेगी ये क्वेश्चन, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और आप बेहतर करें, अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर नेक्स्ट को लेकर।